Hello, everybody. This is the part 2 of our discussion. This is my mark sheet. This is the cutoff. So, we have already discussed till 10 questions. We will start from question number 11 in this part. So, before starting, I want to tell you that UPSC prelims is an exam of rejection rather than selection. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करने की बजाय हमें रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो जैसे जैसे हम रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाएंगे फिर उससे हमको फिर जो ऑप्शंस बचते हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शंस पे जाना है। जैसे स्टेट पीएससीज में क्या रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और हम राइट आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं, बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में हमको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शंस तक पहुंचना है। तो इसी की तरह से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा जैसे मैंने भी सॉल्व किए हैं मेन एग्जाम में, और उससे मेरे मार्क्स भी अच्छे आए हैं। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते समय एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि पेपर सेटर ने कैसे अपने मन से ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स बनाए होंगे, चेंज किए होंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस टाइप से सोचें आप। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मेरा गलत हो गया था जल्दबाजी में। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अनफोर्स्ड एरर हो जाते हैं ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम। ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपकी जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है 2 घंटे का। उसमें हमको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब इस पे देखिए मैंने कैन पे अंडरलाइन किया और फिर ये स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब ये कैन वाला रूल मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ कैन और मे आता है इसमें चांसेस ये हैं कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही होंगे। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने इसका आंसर डी मारा, बट इसका आंसर राइट आंसर यूपीएससी ने आंसर सी दिया है। तो ये कैन वाला रूल आप ये तो नहीं कह सकते कि 10 में से 10 क्वेश्चंस या सारे ही क्वेश्चंस में लग जाएगा, लेकिन 80% ऑफ क्वेश्चंस में ये रूल लगेगा। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस कैन रूल को फॉलो करें। ये 10 में से 8 क्वेश्चंस में तो सही हो ही जाएगा। इससे आपका जो ऑप्टिमम है वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, मतलब आपके मार्क्स जो हैं पॉजिटिव ही आएंगे। तो अब हम ये देखते हैं स्टेटमेंट 1। तो ये जो कह रहा है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ ऑल पे मैंने अंडरलाइन किया है। अब ऑल, ओनली, ये सब क्या बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इससे ये ऑप्शन हम काट देंगे ऑल की वजह से। ये ऑल क्रॉप्स बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जैसे सारे ही बोल रहा है कि जितने भी क्रॉप्स हैं सब आ जाते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट स्टेटमेंट काटेंगे हमारा ऑप्शन ए भी कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा और ऑप्शन डी कट जाएगा। इससे हम डायरेक्ट आंसर सी पे आ सकते हैं। अब फिर ये स्टेटमेंट 4 देखिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स। अब ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? कोई भी चीज आप फ्री में देंगे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। फिर स्टेटमेंट 5 देखते हैं, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम। अब ये इतना न्यूज में था एग्रीकल्चर लोन वेवर कि ये वेवर कभी भी, मतलब हमेशा नेगेटिव साइड ही देखा जाता है वेवर। तो ये स्टेटमेंट 5 भी गलत है। तो इससे हम राइट आंसर पे आ जाते हैं ऑप्शन सी। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। अब देखते हैं। It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. अब देखिए, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू इतने जनरल स्टेटमेंट हैं और दोनों की दोनों सेम ही स्टेटमेंट हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है। तो मतलब या तो वन टू दोनों सही होंगे या वन टू दोनों गलत होंगे। तो ऐसा हमको ए बी सी डी में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें वन टू ना हो। या तो वन मिल जाएगा या टू मिल जाएगा, मतलब वन और टू तो दोनों सही हैं। अब वन टू दोनों सही हैं तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, और वन और टू दोनों काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें हेल्प्स लिखा है, यहाँ पे भी हेल्प लिखा है, काफ़ी जनरल से स्टेटमेंट माने जाते हैं ये। अब स्टेटमेंट वन और टू सही है। अब स्टेटमेंट थ्री देखते हैं हम। द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। अब ये जो एग्जामिनर ने है ना अपोजिट स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया है, इसका उल्टा सही होगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये जो गलत है। तो इससे सही आंसर ऑप्शन ए पे आ जाते हैं। मैंने भी यही मारा है, यूपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये जल्दबाजी में अनफोर्स्ड एरर हो गया और मेरा गलत चला गया। 13 का मैंने आंसर मारा सी, लेकिन राइट आंसर डी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। अब हम इसको राइट आंसर कैसे निकाल सकते थे इसका। अब प्राइस ऑफ राइस को हम ये नहीं कह सकते सिर्फ यही फैक्टर अफेक्ट कर रहा है या सिर्फ यही फैक्टर अफेक्ट करेगा। ये प्राइस ऐसी चीज है जिसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सभी प्राइस ऑफ राइस को अफेक्ट करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग में कंज्यूमर सब्सिडीज भी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। मैं तो कह रहा हूँ अगर कुछ और भी एक आध स्टेटमेंट दिया होता तो उसके भी चांसेस थे सही होने के, तो इसका राइट आंसर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब ये जो है बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है। कंसिस्टेंटली माने क्या, ये सीधी लाइन गई। तो अब कोई भी चीज ऐसी हो सकती है क्या जो डायरेक्ट पूरी कंसिस्टेंटली इंक्रीज करे। ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ग्राफ ऐसा जाएगा सीधा ट्रेड का, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, कंसिस्टेंटली स्टेटमेंट को अंडरलाइन किया और ये स्टेटमेंट वन को काट दिया। तो हमारा स्टेटमेंट वन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत आइडियलिस्टिक केस है। कंसिस्टेंटली कोई भी ट्रेड या कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं जाता सीधा। ग्राफ जाएगा, चलो सीधा जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसा जाएगा। ये होती है रियलिस्टिक सिचुएशन और ये होती है आइडियलिस्टिक सिचुएशन। तो हमारा स्टेटमेंट वन कट जाएगा। ठीक है। अब स्टेटमेंट वन कटा तो हमारा ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन डी कट गया। ठीक। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब देखिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पे अंडरलाइन किया है। अब ये क्या है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। अब ये ऐसा बोलता है कि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, तो इन सब टाइप से मेरे को डाउट हो सकता था, बट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए इसको सही मान लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडियन बांग्लादेश की जगह कोई दूसरी कंट्री भी दी होती ना तो भी आप उसको सही मानते हैं।
हालांकि इंडिया और बांग्लादेश तो दोनों टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है ही, तो काफ़ी जनरल सा स्टेटमेंट है, लोगों को पता भी रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा राइट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। अब देखिए, ये आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, साउथ एशिया जो सार्क कंट्रीज हैं उसमें 8 कंट्रीज आती हैं। तो एग्जामिनर के लिए कितना आसान है कि नेपाल लिखना या फिर अफगानिस्तान लिखना, पाकिस्तान लिखना, उसके बाद 8 ऑप्शंस हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये गलत होगा। तो इसलिए मैंने देखिए नेपाल पे अंडरलाइन किया, लार्जेस्ट पे अंडरलाइन किया, और ये मैंने काट दिया थर्ड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट भी कटा, थर्ड भी कटा। हालांकि जो इसका थर्ड स्टेटमेंट का जो राइट आंसर होगा वो बांग्लादेश है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इससे हमारा राइट आंसर आता है ऑप्शन 2। मैंने भी यही मारा है, यूपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, या ट्रिक बेस्ड कह सकते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड कह सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है G20 कंट्रीज। अब मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होगा कि G20 कंट्रीज में, G20 में 20 कंट्रीज हैं, तो वो सारी की सारी कंट्रीज तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होगा। फिर भी हम राइट आंसर पे कैसे आ सकते हैं? जैसे मैं आया हूँ, मैंने राइट आंसर मारा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे को 20 की 20 कंट्रीज पता थी, लेकिन फिर भी मैंने कॉमन सेंस का यूज किया और राइट आंसर मार दिया मैंने। अब इसको कैसे कर सकते हैं? अब G20 जो है उसमें सारी की सारी बड़ी 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 कंट्रीज हैं। तो अब हम इन सारे ऑप्शंस में से बड़ी बड़ी कंट्रीज देखेंगे कि सब में कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। अब अर्जेंटीना बड़ी कंट्री है, मैक्सिको बड़ी कंट्री है, साउथ अफ्रीका बड़ी कंट्री है, टर्की भी बड़ी कंट्री है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी देखिए, ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंट्री है, कनाडा बड़ी कंट्री है, बट मलेशिया नहीं है भाई। मलेशिया पे मैंने ऐसे मेन एग्जाम में अंडरलाइन किया और इस ऑप्शन को काट दो, मलेशिया तो नहीं है बड़ी कंट्री। स्टेटमेंट 3 देखिए, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। अब देखिए मैंने ईरान पर अंडरलाइन किया है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी आपको किसी भी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हर मैक्सिमम कंट्रीज ईरान को अपोज करते हैं। तो ये भी कट गया ईरान की वजह से, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखिए, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। अब देखिए सिंगापुर बहुत ही छोटी कंट्री है, मतलब इंडिया का एक, आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी स्टेट बराबर होगी या एक सिटी बराबर होगी। तो इससे ऑप्शन डी भी कट गया सिंगापुर की वजह से। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए। अब मैंने आपको पहले भी कहा था इस पार्ट के स्टार्टिंग में कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें हमको रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करके राइट ऑप्शंस पे आना है। तो मैं ऐसे ही रॉन्ग ऑप्शंस, मैंने बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट किया और फिर मैं राइट आंसर ऑप्शन ए पे आया। तो यही सही आंसर है। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। अब ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया जल्दबाजी में। अब हम देखते हैं कि भाई राइट आंसर पे कैसे आया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात कर रहा है। अब स्टेटमेंट 5 देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये फार्मिंग के लिए दी जाती है। अब ये बात कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस की। अब फैमिली हाउस बनाने के लिए और भी बहुत सारी दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, ये सब और भी स्कीम्स हैं, वो इससे डील करेंगे, ना कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ऑप्शन 5 आप एलिमिनेट करिए। ऑप्शन 5 एलिमिनेट किया तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी। तो इससे हम राइट आंसर पे आ सकते हैं ऑप्शन बी। हम बाकी बिना पढ़े हम राइट आंसर पे आ गए ऑप्शन बी पे। एक स्टेटमेंट हमने एलिमिनेट किया। अब फिर भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन बी में स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है तो भाई फार्म एसेट्स के लिए तो होगी, फार्मिंग के लिए। 3 क्या कह रहा है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड। ठीक है, ये भी सही है, फार्मिंग के लिए है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी फार्मिंग के पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं उसके लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, ये हमको दिखाता है इम्पोर्टेंस ऑफ
यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डायरेक्ट ही डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप स्टेटमेंट 1 देखिए। ये स्टेटमेंट 1 एज इट इज यूपीएससी 2010 में आ चुका है, एज इट इज। तो मैं तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है करके गया था, इसलिए मुझे पता था। अब ये क्या कह रहा है, वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन डब्ल्यूपीआई। ये सही है, फूड का वेटेज सीपीआई में ज़्यादा होता है डब्ल्यूपीआई के कंपैरिजन में। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विस विच सीपीआई डज। ये भी राइट आंसर है, ये भी स्टेटमेंट सही है, काफ़ी जनरल सा है। हम डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या बेसिक पढ़ते हैं, उसमें ये सब कवर हो जाता है। अब देखिए स्टेटमेंट 3, आरबीआई हैज़ नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द पॉलिसी रेट्स। नहीं भाई, आरबीआई तो अभी भी सीपीआई यूज़ करता है, ये डब्ल्यूपीआई कहाँ से आ गया। तो ये तो गलत है, ऑप्शन 3 भी गया। तो हम राइट आंसर पे आ गए ऑप्शन ए, मैंने भी यही किया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप जो अच्छे से करके गया होगा उसका वो सही कर देगा ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, मेकोंग। मेकोंग काफ़ी फेमस रिवर है और हमको पता है ये भाई, ये कि अंडमान सी में फ्लो नहीं होती है, साउथ चाइना सी में फ्लो होती है। तो ऑप्शन 1 तो गलत है, ऑप्शन 1 गलत है, तो ऑप्शन ए गया और ऑप्शन डी गया। अब बचा बी और सी। थेम्स हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब बी और सी ऑप्शन ही बचे हैं। तो 3 देखते हैं, वोल्गा। वोल्गा काफ़ी फेमस रिवर है, कैस्पियन सी में जाती है, ये भी सही है। और जाम्बेजी जो है, ये इंडियन ओशन में जाती है, ये मैं पढ़ के गया था। मैप अच्छे से पढ़ो तो आप सबको दिखेगा ये आपको कि जाम्बेजी इंडियन ओशन में जाती है। तो 4 ऑप्शन भी सही है। इससे सही आंसर पे आ जाओ ऑप्शन सी। मैंने भी यही मारा है, यूपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए, अब ये जो है पूरा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और फिर भी मैं राइट आंसर मार के आया हूँ। कैसे मारा कि भाई, इसमें आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल पल्सेस ऑयल सील द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए, मेन एग्जाम में मैंने ऑल पे किया है, एनी पे अंडरलाइन किया और इसको काट दिया है, क्योंकि ये इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ये कभी सही हो ही नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट काटी। अब सेकंड पे देखिए, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट। देखिए फिर से एनी पे मैंने अंडरलाइन किया, एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। ये तो देखिए कितना कितना ही एक्सट्रीम, मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट तो कभी सही हो ही नहीं सकते। तो स्टेटमेंट 2 भी गया। तो इसको हम कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं भैया कि ये दोनों स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए, यूपीएससी आपको क्लियर करना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। भले ही आपको कुछ ना पता हो, फिर भी आप ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें हमको साफ साफ एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मैं ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये वाला भी गलत है, उसने फ्रेम ही ऐसे किया है। तो इससे राइट आंसर ऑप्शन डी पे आ जाते हैं। मैंने भी यही मारा है, राइट आंसर भी यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में ये मिल जाता है। मैंने श्री राम आईएएस की किताब पढ़ी थी, उसमें ये सब दिया हुआ था सब कुछ, और मैक्सिमम सारी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। बिल्कुल सही है भाई, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होता है। 1 तो सही है, 1 तो सही है। अब सेकंड देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। नहीं भाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इसका भाई है, ये भी शॉर्ट टर्म ही होता है। 2 स्टेटमेंट भी कट, 2 कट गया, 1 सही है, 2 कट गया, मतलब ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया। अब बचा ऑप्शन बी और सी। 1 तो सही है तो बी भी गया। अब सीधे सी आंसर आ गया 1 एंड 3। फिर भी हम देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही है, शॉर्ट टर्म है, ये भी इन्हीं का भाई है इनका।
जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन। नहीं, ये गलत है। ये इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो इससे राइट आंसर पे आ गए ऑप्शन सी। मैंने भी यही मारा, यूपीएससी ने भी यही दिया है। तो अब जो आगे का डिस्कशन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।